बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ सलमान है। ईरान में इस्माइल हानिया की शहादत के बाद खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं जी। इस्माइल हानिया की ईरान की सरजमीन पर शहादत से ईरान की सिक्योरिटी सूरत हाल और सालमियत पर कोई शक नहीं, सवाल है। और यही वजह कि ईरान ने इसराइल से बदला लेने का ऐलान भी किया है। कल तेहरान में इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा के मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल को सख्त सबक सिखाने का अज़्म का इरादा किया और उनका कहना था कि चूंकि इस्माइल हानिया का कत्ल ईरान में हुआ है, इसलिए वो उनके खून का बदला लेना अपना फ़र्ज समझते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में ये अब तशवीश है कि ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा और ये क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है। ईरान के रद्द-ए-अमल से खित्ते पर क्या असरात होंगे। इस्माइल हानिया की शहादत एक ऐसे वक्त में हुई जब इसराइल के जनूबी बैरूत में लबनान की हिजबुल्लाह के सबसे सीनियर फौजी कमांडर्स में से एक को शहीद करने का दावा भी सामने आया और चंद घंटे ही अभी गुजरे थे कि इस्माइल हानिया का वाक़या हुआ। इसलिए इस खदशे का फिर से इजहार किया जा रहा है कि ईरान अपनी प्रॉक्सी को इसराइल पर हमले का कह सकता है, जिसके बाद इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी एक नया रुख इख्तियार कर सकती है और फरीकैन में बराह रास्त जंग छिड़ने का इम्कान भी पैदा हो सकता है। अभी तक इसराइल की जानिब से इस्माइल हानिया की मौत पर सरकारी सतह पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और एक पुरस्कार सी खामोशी ज़रूर है। दोहा में आज इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा की गई। पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ शहरों में इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई और कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर की गई। इस्माइल हानिया की शहादत को 2 दिन हो गए, मगर उनकी शहादत कैसे हुई इसके लिए अभी तक इबहम बरकरार है। ईरान की जानिब से दावे की बात करें तो यह दावा है कि मिज़ाइल मार के यानी गाइडेड मिज़ाइल के ज़रिए इस्माइल हानिया को शहीद किया गया है, मगर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ बता रहा है, शायद ड्रैग कर रहा है। इस्माइल हानिया की मौत किसी रॉकेट या गाइडेड मिज़ाइल से नहीं हुई, बल्कि उनके कमरे में नस्ब एक बम था और कई हफ्तों पहले वो नस्ब किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम की इस रिपोर्ट पर दावा किया गया और धमाका के सवाल इस्माइल हानिया के रेस्ट रूम में 2 महीने कब्ल रखा गया था और जब ज़रूरत पड़ी, जब टारगेट को लॉक किया गया तो उसके बाद इसको हिट किया गया है। इसके अलावा ये भी बात वाज़ेह है कि इस्माइल हानिया शुमाली तेहरान के जिस गेस्ट हाउस में क़याम पजीर थे उसका कंट्रोल ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब के पास था और ये कंपाउंड कई सरकारी इमारात के एक सिलसिले का हिस्सा है जिसे निशात कहा जाता है और इसे ईरान में इंतहाई सिक्योर जोन समझा जाता है। अगर इस्माइल हानिया की मौत इसी तरह से हुई है जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट कर रहा है तो ये ईरान की यकीनन बहुत बड़ी सिक्योरिटी नाकामी है। एक तरफ जहाँ दुश्मन हमारे पड़ोस में पहुँच चुका तो उधर हमारी हालत क्या है, हम अंदरूनी मसाइल ही से ख़त्म ही नहीं हो पा रहे। एक तरफ केपी और बलूचिस्तान में हालात कशीद हैं तो दूसरी जानिब मईशत का भी हाल बुरा है। बजाय इसकी हुकूमत अमन अमान, मुआशी और खारजी महाज पर तवज्जो दे, हुकूमत की सारी इस बात पर मरकूज़ है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर किस तरह भी अमल दरामद नहीं होने देना। ये बात तय हो चुकी। हुकूमत ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम किया, बिल कौमी असम्बली में पेश किया, सेक्शन 66 और दूसरी तरमीम सेक्शन 104 में मुतारिफ करवाई गई, जिसे कायमा कमेटी ने मंजूर भी कर लिया है। पहली तरमीम के मुताबिक किसी भी सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी तरमीम में कहा गया है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो इसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। हुकूमत की इस कोशिश से ये बात वाज़ेह तौर पर है कि कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं चाहती, जिसकी वजह से एक नया आइनी बुरहान भी जन्म ले सकता है। क्या इसको पर्सनल ले सुप्रीम कोर्ट और इस पर कोई सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। पार्लियामेंट हुकूमत बहरहाल आमने सामने आ चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, मुक़्तदरा लोग को लेकर कुछ कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तरफ बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, तो दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ अपनी शराइत भी रख रहे हैं। इमरान खान तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए रजामंद है, लेकिन क्या मुज़ाकरात के दरवाजे खुले या नहीं, ये एक अहम तरीन सवाल है, क्योंकि इन गुजारिशात को रखे हुए भी 6 से 7 दिन हो चुके हैं। क्योंकि हमें तो DGIESPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें वो 9 मई पर इंतशारी टोला कह के माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे थे। इसके अलावा बानी पीटीआई अपोजिशन का नया ग्रैंड अलायंस बनाने का दावा भी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में जाने के क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से जो इत्तेहाद बनाया गया था, क्या वो नाकाम हो गया है? अचकज़ई साहब से मुतल्लिक है कि शायद उनकी नून लीग और पीपल्स पार्टी वगैरह से कोई राब्ता भी हुआ है और आने वाले हफ्ते में कोई मुलाकात भी हो सकती है, ये भी चीज़ है। लेकिन सबसे अहम एक और बात, वफाकी हुकूमत ने आज 5 साल से ज़ायद लापता अफराद के ख़ानदानों को फ़ीकस 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। हुकूमत के इस ऐलान के बाद बहुत से सवाल पैदा हो गए। अब तक हुकूमत हो, जितनी भी हुकूमत हो, ऑलमोस्ट 2005 से यह मामला चल रहा है। सबका मौक़िफ़ था ये लापता अफराद है नहीं, ये किए गए हैं, ये खुद से चले गए हैं, मोस्टली रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस है। लेकिन इस 50-50 लाख रुपए से कम इस बात का अंदाज़ा होगा कि हुकूमत इन लापता अफराद को, उनकी फैमिली को, उनके ख़ानदान को ओन कर रही है।
ठीक है जी, इनकी सरगर्मियों से मुतालिक आ गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस रहे हैं, मगर क्या आप हुकूमत इस बात को तस्लीम करें कि ये लोग दहशतगर्द नहीं है? लापता अफराद का मसला पिछली तकरीबन 2 दहाई यानी 24-25 साल से तो चल रहा है। कभी कई कमीशन बने, कुछ कमीशन तो अभी स्टैंडिंग भी है, मगर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो सका। हुकूमत को इस इक़दाम का ख्याल कैसे आया? ये हुकूमत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, रियासत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है? क्योंकि क्या लोग सिर्फ 50 लाख रुपए के लिए एहतजाज कर रहे हैं? क्या आपकी ज़िंदगियों की अलामत जानने के लिए, या कोई भी अलामत हो? ये एक अहम तरीन सवाल है जी। राना सिकंदर हयात खान साहब, वज़ीर तालीम पंजाब नून लीग के, वो हमारे साथ हैं जी। हसन मुर्तज़ा साहब, जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अजहर सदीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी, वकील भी, और आज उन्होंने छक्का मारा इलेक्शन कमीशन और उनके मेम्बरान के हवाले से बाकायदा तौर पर एक रेफरेंस भी भेज दिया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले अजहर सदीक साहब, मैं आप ही से बात कर लेता हूँ। अजहर साहब, आज सबसे पहले ये तो बताइए कि इससे पहले कि मैं हमास, इस्माइल हानिया, ईरान में पहुंच गया इसराइल, स्टैब्लिश कर गया इसराइल इस बात को कि वो किसी वक्त भी, किसी जगह पे भी, किसी मौके पर भी, जब दिल करे कोई हमला कर सकता है, अपने टारगेट को हिट कर सकता है। आप मुझे बताएं, आज आपने इलेक्शन कमीशन और मेम्बरान के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा है, क्या ग्राउंड है आपके पास? तकरीबन 400 के करीब पेजेस है उसके। बहुत शुक्रिया जी। 430 सफ़ात का ये रेफरेंस है और 214 सफ़े तो बिल्कुल रेफरेंस किए हैं, बाकी सारा सपोर्टिंग मटेरियल है। सपोर्टिंग मटेरियल में लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है पतन की नवाज शरीफ के हल्के के बारे में, बुनियादी तौर पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, जिसको मैं मिसकंडक्ट कह रहा हूं, आर्टिकल 6 के तहत भी अल्टीमेटली जिस कार्रवाई की तरफ जाना है वो बात की बातें हैं। ये मामला शुरू होता है डस्का के इलेक्शन से। आपको पता है डस्का का एक ज़िमनी इलेक्शन, क्या शोर डाला इस इलेक्शन कमीशन ने, क्या बातें हुई, पता नहीं क्या क्या कुछ हमने देखते रहे कि जनाब इंक्वायरियां हुई, कुछ पता नहीं कितने ऑफिसर्स को लाइन हाजिर किया, और आज जो कुछ हुआ है जरा एक पत्ता भी लाया इन्होंने, फिर यहीं से रुकते, फिर हम आपको ले जाए 90 दिन के इलेक्शनों में। ये जो बातें हो रही है ना कि जनाब मखसूस से जनाब वो 15 दिन दे रही है, 6 दिन दे रही है, भाई ये 90 दिन की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, जस्टिस अतर का नोट है जिसमें बताया गया ये वायलेशन कैसे है, वो सारा जिक्र है। और इलेक्शन कमीशन यानी पहले पंजाब के इलेक्शन ने कहा कि जनाब हम डेट नहीं देंगे, गवर्नर देगा, गवर्नर मिला हुआ था, और ये यूं खेलते कूदते रहे लुकन छुपाई का। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसने कहा कि फंड नहीं है हमारे पास, बाकी चीजें नहीं है, वो भी साबित हो गया कि ऑन है। फिर तोशाखाना का केस जैसे बनाया गया, फिर एक सियासी जमात को वो सबूत लगाए हैं, बाकी लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, वो सबूत लगाए हैं। फिर प्रॉविडेंट फंडिंग का या इसको कहा गया जनाब फॉरेन फंडिंग, बड़ा शोर डाला। अजहर सदीक साहब, ये रेफरेंस तो आपने जमा करा दिया, इस पे समाअत कौन करेगा? वो कैसे शुरू होगी? क्योंकि पिछले जो इल्जामात इलेक्शन कमीशन के ऊपर हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 13 जनवरी के केसेस की तशरीह के हवाले से, उन फैसलों के हवाले से, उन तमाम में से एक को भी तस्लीम नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन, तो आपका मौक़िफ़ तो उनसे मिलता जुलता ही है। देखिए, मैं एक पहले बताता चलूं, हमने इसमें बड़ी मेहनत करके ये साबित किया है कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद खुद मुख्तार इदारा नहीं है, ये एक फरीक है, अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए, उनको इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखने के लिए अपना सिंबल ले लेना, फिर जिस तरह के कागजात नामजदगी के प्रोसेस के अंदर जिस तरह लड़ने नहीं दिया गया, ये वो सारी चीजें रखी है। इससे पहला रेफरेंस जो है ना वो रेफरेंस बाकी, लेकिन अब ये सबूत सारे चुके, हमने सारा बाकायदा वसूल करा दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर गए थे, उन्होंने कहा इसको इस्लामाबाद भिजवाएं, ईमेल कर दिया गया था, कोरिया भिजवा दिया गया था, अभी रुकना नहीं है हमने। एक इसके साथ एक चीज और रख देता हूँ, ये जो कहा गया ना कि आजाद कैंडिडेट हैं, अब मैंने वो लगाई है 13 जनवरी की और 17 जनवरी की, चारों सूबाई असेंबलियों की, और पूरी लिस्ट लगाई है जो आज वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। इलेक्शन कमीशन को दी गई, लेकिन उन्होंने उसको आजाद डिक्लेयर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं कर रहा, यानी फिर लहतो लाल से काम रह रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 25 जुलाई को मैंने ऑर्डर कराया 6 अगस्त पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, तो अब बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए। इलेक्शन कमीशन के मामला को अब क्या हो रहा है, मौका दे रहे हैं कि पार्लियामेंट बैठ के, पार्लियामेंट कौन है, पार्लियामेंट बैठी है मौजूदा हुकूमत की, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, और सर पार्लियामेंट तो मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी है आपका रास्ता रोकने के लिए। राना सिकंदर रियाज साहब को गुफ्तगू में शामिल करता हूं। राना साहब, इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अब यूं ही कह लें सरकारी सतह पर पाकिस्तान में
बाकायदा मुनक्किद की गई, नमाज जनाजा हुई, वज़ीर आज़म खुद भी उसके अंदर थे, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के हवाले से थे। लेकिन एक मामला बड़ा डिस्कस हो रहा है और जिसपे हुकूमत पे बहुत तनकीद हो रही है। गुमान ये है कि हुकूमत बुखलाहट पे एक सही प्लेसमेंट नहीं कर पा रही चीज़ों की। वजारत खारजा की तरफ से स्टेटमेंट आई इसराइली एडवेंचरिज्म की और मजम्मत की गई, मगर बाद में इसराइल का लफ्ज़ निकाल के सिर्फ एडवेंचरिज्म कर दिया गया। इससे क्या मुराद है, इसकी क्या मंतक थी? सलमान भी, पहले तो मैं शायद आपको रिमाइंड कर दूं कि अल्लाह ताला मगफरत करे, बट वो जो इरानियन प्रेसिडेंट थे उन्हें इसी गवर्नमेंट ने बुलाया पाकिस्तान, और मैंने एज मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन उन्हें रिसीव किया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो जब हम ये बातें करते हैं छोटी छोटी, तो हमें ये बड़ी चीज़ याद रखनी चाहिए कि उस इरानियन प्रेसिडेंट को अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे अगैन, हमने बुलाया पब्लिकली, हमने पब्लिकली उसे अप्रिशिएट किया और उसके स्टांस को भी अप्रिशिएट किया। ठीक है। सो ये छोटी चीजें कहना कि ये आपने स्टेटमेंट क्या दी, हमने तो पब्लिकली इस्माइल हानिया वाला मामला मुझे बताए ना, क्या मैं राना साहब क्या ये गलती है कि आप इसको कहें जानबूझ के किया गया है? इसराइल का एडवेंचर से सिर्फ एडवेंचरिज्म लिख देना। I am sitting on a public television and condemning Ismail Hania से जो इन्होंने ज्यादती की है। We are all not even concerned, but also इंशाअल्लाह ताला as Muslims हमारे अंदर वो जो गुस्सा है और वो जो डेवलप किया जा रहा है एक नैरेटिव, देखें इरानियन प्रेसिडेंट वन, इनके पहले जनरल अगैन, देन इस्माइल हानिया, देन देयर किड्स एंड देयर फैमिलीज जस्ट फॉर सपोर्टिंग द कॉज। तो उसमें आप पॉजिटिव चीजें भी इस गवर्नमेंट की बता दें। आई एज एजुकेशन मिनिस्टर वेंट टू द एजुकेशन वर्ल्ड फोरम इन लंदन, और मैंने पैलेस्टीनियन किड्स और कश्मीरी किड्स की भी बात की कि व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन इन द ग्लोबल वर्ल्ड, तो आप शायद आपको ग्लोबल वर्ल्ड के उन बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए जो अंडर प्रिविलेज तो है ही है, बट वहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। तो मैं ये समझता हूं कि इससे हम बिल्कुल वी हैव अ वेरी क्लियर स्टांस ऑन दिस कि हमने उन सारी एफर्ट्स को जो ईरान ने की, जो टर्की कर रहा है, हम उसे ना सिर्फ एंडोर्स करते हैं बट एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मजीद क्लियर होना चाहिए था ना राना साहब। जा रहा है सर, आई थिंक इसके लिए था अप्रोप्रिएट शायद फोरम आपका फॉरेन मिनिस्ट्री का हो, बट आई ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान मैं ओपनली आपको ये कह रहा हूं कि ना सिर्फ हम इसे कंडेम करते हैं, बट इससे हमारे अंदर एक गम और गुस्से की लहर है कि ये क्या इंसिडेंट्स एक 6 महीने के पीरियड के अंदर, क्या आप उनके टॉप जनरल्स को भी कह दें कि दिस इज एन इंसिडेंट, क्या आप हेलीकॉप्टर क्रैश को कह दें दिस इज एन इंसिडेंट, और फिर इस्माइल हानिया साहब से जो ये जुल्म किया है, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनकी कुर्बानियां याद रखी जाएंगी। अच्छा राना साहब, थोड़ा सीरियसनेस का भी मैंने मामला है जस्ट पास्ट। जी राना साहब, थोड़ा सीरियसनेस के मामले को भी जरा देखना चाहते हैं। कोई शक नहीं, तेहरान में पहुंच गया ना इसराइल, उसने साबित किया कि मैं किसी भी जगह पे किसी भी टारगेट को लॉक करके निशाना बना सकता हूं। मेरे लिए सरहदों की कोई पाबंदी नहीं है, चाहे कोई मुझे अमरीकी बैरी बेड़ा लेना हो या कोई और डिप्लॉयमेंट लेनी हो अमरीकी। मैंने अगर अपने स्ट्रेटेजिक मामलात को दुरुस्त रखना है या अपने दुश्मन को गिराना, तो मैं किसी जगह पे गिरा सकता हूं। ये बात तो तय है। हमें इस वक्त हुकूमत को खारजी महाज के ऊपर लड़ने की जरूरत है, उसकी आवाज़ को बुलंद करने की जरूरत है, यूनाइटेड नेशन को एक्टिव करने की जरूरत है, मुस्लिम उम्मा को बुलाने की जरूरत है। इसके अलावा हम और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है, मगर यहां हम देख रहे हैं कि हुकूमत डेस्परेट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें न दी जाए। छोटा सा इंसिडेंट याद कराना चाहता हूं मैं आपसे, एक छोटा सा इंसिडेंट याद कराना चाहता हूं। व्हेन यू टॉक अबाउट इजराइल हियर, डू नॉट फॉरगेट कि उसी इजराइल लॉबी के स्पॉन्सर्ड मेयर ऑफ लंदन के लिए फंड रेजर्स के अंदर इस मुल्क के कौन से नेशनल लीडर्स गए थे, किन्होंने सादिक खान के मुकाबले में, हु इज द 3rd टाइम मेयर ऑफ लंदन आज, किन्होंने जाके वहां पे कैंपेन्स की थी पाकिस्तानी कम्युनिटी में कि इज इजरायली। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द इजराइल लॉबी, देन इट पिंचेस देम एंड इट हर्ट्स देम। बट ये चीजें फैक्ट सारे के सारे हमारे सामने हैं कि किसने आज जो मुसलमानों के खैर खा बने हुए हैं, जो कहते हैं कि खान साहब को हमने उम्मत मुस्लिमा का लीडर मांगे, तो उनसे पूछें कि क्या वो फोटोग्राफ्स मैं शेयर करूं ऑन रिकॉर्ड अभी आपके प्रोग्राम सर, इस तरह के कई इल्जामात ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे आप कहेंगे तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने भी कर देता हूं ना। प्लीज लेट्स बी फेयर। आई हैव अ क्वेश्चन। मैं बिल्कुल राना साहब क्वेश्चन दूसरी तरफ कर रहा था। एज नहीं, प्लीज लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। अजहर साहब आता हूं सर, मैं आपकी अजहर साहब बात में नहीं बोला,
अजहर मैं साहब, आपकी आता बात हूं। में नहीं बोला, मैंने आपकी बात बड़ी शाइस्तगी से सुनी है। अगर आप मुझे कहें कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं तो मैं आपको बता देता अजहर हूं साहब, कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अंदर एक फैसला दिया था कि लोकल गवर्नमेंट्स बहाल करें। क्या आपने 1 साल इंप्लीमेंट किया था? ये तो हम नहीं सुन पा रहे हैं अजहर साहब। सुप्रीम कोर्ट राणा के साहब, जस्टिस फैजी अजहर के साहब, खिलाफ जो रेफरेंस दायर किए थे, क्या आप आज कह सकते हैं पब्लिकली कि आप उन्हें अच्छा डिफेंड अजहर कर साहब, सकते हैं? मैं एक्सपेक्ट नहीं करता अजहर साहब आपसे या राणा साहब आपसे इस गुफ्तगू की ना। अजहर साहब एक मिनट, एक सेकंड। अजहर साहब मैं आ रहा हूं ना, अपनी टर्न पे आए ना प्लीज। अजहर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, मैं हसन सर, ये देखिए ना, ये इनके एथिक्स हैं सर, कि ना ये बोलने देते हैं, ना ये सुनते हैं। राणा साहब मैं भी ना आपसे ना अपने उस सवाल पे आऊं, फिर मैंने हसन मुर्तजा साहब को मैंने इस टाइम लाइन पे रखा हुआ है, उनसे भी मैंने बात करनी है। मुझे सिर्फ ये बता दें, हुकूमत इतनी डेस्परेट क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उनकी मखसूस नशिस्तें लेने के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने खड़े होने के हवाले से? असल इशूज पाकिस्तान के क्या हैं? एनर्जी वहां ड्रेन हो रही है, मुझे बस इसका कोई आंसर कर दे। 2 इंसिडेंट्स प्लीज, मैं दो बड़े और ये एविडेंस बेस्ड जवाबात हैं। मैं आपको ये नॉट ओनली दैट आई एम सेइंग इट, हसन मुर्तजा साहब यहां बैठे हैं, हमारे दूसरे कॉलीग बैठे हैं। 2020 के अंदर जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने असेंबलीज तोड़ी लोकल गवर्नमेंट्स की पूरे पंजाब में, तो हमने एक तहरीक और जंग लड़ी 2.5 साल बाद, हमें मार्च के अंदर बहाल किया सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने, और दिसंबर तक इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। उन 9 महीनों में क्या आपने इनसे पूछे कि कभी इन्हें सुप्रीम कोर्ट की तकरीम के बारे में और इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बारे में इन्हें ये रोशनी डालना चाहेंगे कि इन्होंने क्या किया जो आज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस इंप्लीमेंट नहीं हो रहे? दूसरा सवाल भी साथ साथ ही है, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि इस मुल्क के अंदर इस इलेक्शन में जो हुआ, इलेक्शन कमीशन में जो हुआ, मैं हर टीवी प्रोग्राम पे कहता हूं 2018 के इलेक्शन सर, NA 134 कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर है, 200 वोटों की लीड से हराया गया PMLN कैंडिडेट को, 1,26,400 वोट PMLN। ठीक है राणा साहब, इस पे ना पतन की रिपोर्ट भी सामने आ रही है ना, सुन ले चीजें फिर रिकॉर्ड आज का भी दुरुस्त होना चाहिए। करने दें, एक सेकंड, रिकॉर्ड सामने है। ठीक है, 135 कानून क्या कहता है? इसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि लेस देन 5% वोट्स पे रीकाउंट कराएं। हमने एक दरवाजा खटखटाया, क्या था आरटीएस जिन्होंने बिठाया था। अच्छा, मैं हसन मुर्तजा साहब को शामिल भी करता हूं गुफ्तगू में ना, आप क्या लाए हैं जी? निजाम शुरू किया पीपल्स पार्टी। राणा साहब मैं आ जाता हूं ना दोबारा, राणा साहब मैं आ जाता हूं ना, अभी वो उनको भी रिस्पॉन्ड का उनका टाइम है। हसन मुर्तजा साहब मैं माजरत चाहता हूं, बहुत देर से आया। हसन मुर्तजा साहब, ये पीपल्स पार्टी और न्यूली इलेक्शन एक्ट के तरमीम के हवाले से सेम पेज पर है कि ये ना हो कल को ये कहा जाए हमसे मुशावरत नहीं हुई? नहीं, देखिए ये फैसला हो गया नहीं है, मुशावरत होती रहती है और कई मामलात में मुशावरत नहीं भी होती। जहां तक किसी भी कानून साजी का ताल्लुक है तो वो पार्लियामान का हक है, पार्लियामान कानून साजी कर सकती है, ठीक है, उसको इससे कोई भी नहीं रोक सकता। तशरीह करना अदालत का हक है, वो उसको ठीक करार दे, गलत तशरीह करे, वो अदालत का हक है। हम सारे इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहकर अपना अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामान कर सकती है, उसको क्यों, इसलिए उसकी वजह बताना कोई जरूरी नहीं समझता मैं। मगर सर सवाल है टाइमिंग्स का ना, एक अदालत का फैसला आया, उस फैसले के ऊपर उस फैसले के हवाले से लेजिस्लेशन होना ये मानी खेज है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें हुकूमत के साथ है, ये पूछना चाह रहा था मैं बेसिकली। देखिए, गुजारिश ये है कि ये हमारा सियासी इत्तेहाद है, हम उसमें साथ भी हो सकते हैं, उसके मुखालिफ भी हो सकते हैं। अब वो कानून साजी हो रही है, उस पे आप देख लेंगे कि उस पे वोट जो है अगर पीपल्स पार्टी देती है तो इसका मतलब है वो साथ है, अगर नहीं वोट करती तो फिर पीपल्स पार्टी साथ नहीं है। इसमें अभाव वाली तो कोई बात नहीं है। सर मैंने भी एक इसी प्लेटफॉर्म से आपसे सवाल किया कि आज की तारीख में पीपल्स पार्टी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्शन देना है इस कानून साजी के ऊपर, अभी इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी आम शहरी सुप्रीम कोर्ट जाएगा जरूर, तो आप उस रिएक्शन के लिए तैयार हैं कि अभी डिसाइड नहीं किया पीपल्स पार्टी ने कि सुप्रीम कोर्ट को कोई रिएक्शन देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट हमारी आला अदलिया है, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो उस पर फैसले दें। रिएक्शन तो मुनासिब लफ्ज नहीं शायद है, मेरे लिए लफ्ज मैं सही नहीं बोल सका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद
ये कानून साजी हो रही है और उसको इम्प्लीमेंट भी 2017 से करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह करनी है ना, तो उस तशरीह में वो करे ना, टाइम बार लगाई है 15 दिन की। कौन रद्द कर रहा है उनकी तशरीह को? उनका वो हक है, वो उसकी तशरीह करे, और पहले भी वो करते रहे। कोई ये पहली दफा नहीं होनी, उन्होंने पहले भी इसी तरह के फैसले दिए हैं। हम अपनी सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को रखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं करेंगे, और माजी की ऐसी कई मिसालें हैं जिसमें ये कुछ हुआ, लेकिन तशरीह की जहां तक बात है वो तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता। मुर्तजा साहब, मैं और आसान तरीके से अपना सवाल बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, पीपल्स पार्टी अपील में गई और अपना वकील लाके खड़ा कर दिया। उस अपील में जाने के दौरान अभी उस अपील पर फैसला होना, भी तो पहले एक तफसीली फैसला भी जारी होना है, उस अपील की भी सुनवाई भी होनी है, उससे पहले पहले कानून में तब्दील कर देना, ये आपको लगता है कि ये जमहूरियत है कि कोई पावर की प्रैक्टिस हो रही है? देखें, जब इस वक्त जो है वो कोई नॉर्मल हालात नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। मैं तो खुद जाती हैसियत में भी और पार्टी के हवाले से भी कई प्रोग्राम्स में ये अर्ज कर चुका हूं कि हमें कतन भी इस किस्म के फैसले नहीं करने चाहिए जिससे हमारी रियासत भी कमजोर हो, जिससे हमारे इदारे भी कमजोर हो, जिससे जमहूरियत भी कमजोर हो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सारों को, आज देखें, अभी राना साहब एक मिसाल दे रहे थे लोकल बॉडीज के इलेक्शन के हवाले से और आज के ये सियासी हालात के तनाजुर में, तो मैं समझता हूँ कि हमें एक अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए। उस वक्त उन्होंने गलत किया था, आज उसके बदले में या उस गलत को ठीक करने के लिए हम दूसरा गलत कर दें, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून साजी है उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो किसी बदनीति पे मबनी नहीं होनी चाहिए, किसी एक जात के लिए नहीं होनी चाहिए, वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अगर इस तरह की लेजिस्लेशंस होंगी, जिस तरह आज हम बातें करते हैं पीटीआई पे पाबंदी की या आर्टिकल 6 की, तो कल इसी कानून की जद में दूसरे भी तो आ सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। और अगर हम इस सिस्टम को बचाना चाहते हैं, देखिए हमारे पास भी एक मौका आया था, हमारी पॉपुलैरिटी भी बड़ी थी, बीबी शहीद हो गई थी, हम उस वक्त चाहते तो हम सारे बदले ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिया। पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और पाकिस्तान को बचाया हमने। तो सारों को ये चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश करें। अच्छा, वैसे मैं जितना राना सिकंदर याद को मैं जानता हूँ ना, वो भी इसी टोन के मालिक है, लेकिन आज थोड़े ज़रा जज्बाती हो गए। बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त पाबंदियों का ही सीज़न चल रहा है। यूट्यूब से शुरू हुआ था, कई बार हुई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी लोग उसका मुतबादिल ढूंढते रहे। अभी सोशल मीडिया कोई जानता ही नहीं, एक्स कभी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता, फेसबुक का ऑफिस पाकिस्तान में बन सकता है नहीं बन सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, पीका, इस वक्त अब मुसलसल लग रहा है कि हर चीज़ ताकत का इस्तेमाल होना वही लाजिम करार दिया गया है और कुछ भी नहीं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं सदीक साहब से सवाल करूं, ज़रा थोड़ी आवाम की याददाश्त ताज़ा कर देंगे। 2 रोज़ कबल पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग से मुतल्लिक क्या कहा है, वो सुन लेते जी। अजहर सदीक साहब, पार्टी की अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से क्या है? हमें तो यही पता था कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे और उसके लिए उन्होंने पूरे इदारे से टक्कर ली, और पहला कॉन्फ्लिक्ट और पहला फड्डा भी यही था उनका इदारे से। मगर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि 2019 से ही हमें सारी अंडरस्टैंडिंग हमारी थी, अभी चंद माह ही हुए थे, 8 माह हुए थे इमरान खान साहब की हुकूमत को आए। मतलब जनरल फैज़ साहब आपको भी अंधेरे में रखा हुआ था, क्योंकि सुबह से तरदीदें आ रही है। जनरल फैज़ की करीबी ज़राए का कहना है कि ख्वाजा आसिफ की बात दुरुस्त नहीं, उनकी फैमिली ज़राए का ये कहना है, यानी कुछ ना कुछ ज़राए के खबरें, और आज के अखबारों में भी ज़राए के काफ़ी चीज़ें छाप दी गई हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग क्या है आज की तारीख में? अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूं ज़राए क्या होते हैं, हर एक को अंदाजा होना चाहिए। लेकिन मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ कि ये जो वोट को जो का नारा लगाते थे, जनरल बाजवा को गालियां निकालते थे, जनरल फैज हमीद के बारे में क्या क्या थी, अपना कराची के अंदर दरवाजे टूटे, गुजरावाला के अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। और मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगस्त 2018 में आई थी और अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ ने एक दफा नहीं बारहा ये एडमिट कर लिया, और उसका सबूत है। यानी ऐसे बात नहीं, वो जो बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात में इसलिए वजन मांगता हूं कि उसके बाद ही हमने देखा
कि नवाज शरीफ के लिए दरवाजे खुले। आप याद नहीं है कि वो अपना 50 रुपए के स्टैंप पे इस मुल्क से बाहर चले गए, इल्जाम हम पे लगता रहा, हाई कोर्ट ने भेजा था और वो केस आज तक नहीं लगा। फिर यही बात नहीं रुकी है। हम जो बात करते थे ना कि ये जो आरटीएस बिठाया गया था वो हमें हटाने के लिए बिठाया गया था ताकि हम मेजॉरिटी ना ले सके, ये इस बात की तस्दीक हो गई है। फिर तीसरा जो अहम बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के पाँव में पाँव रखकर आती है। नवाज शरीफ हमेशा से उनके चहीते चले आ रहे हैं, जिनको बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जंग लड़ी और क्या हुआ आप सारा कुछ देख सकते हैं। यानी जनरल फैज साहब ने आपको अंधेरे में रखा हुआ था, पीटीआई की ये अंडरस्टैंडिंग है? मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना कि इल्जाम लगता है जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में, तो ये क्या कहते रहे नवाज शरीफ वगैरह, यानी उनको तो गद्दार वतन और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे। तारीख से साबित किया कि नहीं, वो जमहूरी लीडर था, है और रहेगा। दूसरी तरफ ये बड़ी बातें होती है ना, यानी इनको निकाल के भी ले जाते हैं, ले भी आती है, निकाल के भी ले जाती है। कैसा लीडर है यार, और गॉड से कोई सख्तियां बर्दाश्त की जेलों की, और इन सारे जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने की, अभी इमरान खान साहब जेल की सख्तियां देख रहे हैं। जहां तक जनरल फैज हमीद साहब के बारे में ना, एस्टैब्लिशमेंट का अपना एक तरीकाकार होता है, याद रखिएगा। अच्छा। हम नहीं है, इमरान खान साहब ने एक बात साबित कर दी है कि वो, और देखिए टाइम था इनके पास, चेक तो नहीं करे थे नून लीग को जनरल फैज, पाँव रगड़ लिए इन लोगों ने, इन्होंने अपना घुटने रह गए, इनके जूते घिस गए, इनके एस्टैब्लिशमेंट के सारा कुछ उठाते हुए। तो आपको कोई डाउट नहीं रह गया ना, हमने मौका दिया, आज भी इमरान खान मौका दे रहा है कि छोड़ दें इस बात को, आज जमहूरियत मुल्क में लानी है, ले आए। 5 जून से मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में सागे पाकिस्तान की जरूरत है, अब आप भी जरूरत नहीं है। हर कोई ये कह रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की बी टीमें हैं, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत कर रही है, तो अब सबूत आ गए। अब वो फिर जनरल बाजवा का लाने के हवाले से, एक्सटेंशन देने के हवाले से अब ऐसे अनमिट सबूत हैं। तो ये तो इमरान खान साहब के बारे में जो इल्जाम आते थे वो तो धुल रहे हैं, और वो एक टू लीडर है, हमेशा से चला आ रहा है, हमेशा। ठीक है, मैं राना साहब, मैं आपसे वादा करता हूं अजहर सदीक साहब नहीं बोलेंगे। आप मुझे बताएं, जनरल फैज साहब 2019 ख्वाजा आसिफ साहब का एतराफ, आप लोगों का ये कहना वोट को इज्जत दो इसी दौरान, ये सब चीजें बैकडोर राब्ते भी करते रहे, कुछ है कहने के लिए नून लीग के पास? थैंक यू सलमान भी। अजहर भाई बिल्कुल कुछ कहें जी, मेरे बड़े भाई हैं, बट मैं शायद फिर दोबारा करेक्शन कर दूं कि आप ये देखें स्मार्टनेस जो है कि आपने सवाल जनरल फैज साहब का किया है, वो किससे ग्रेटनेस की भुट्टो साहब के सुना रहे हैं। आपने फिर दोबारा सवाल जनरल फैज साहब का किया है, वो फिर दोबारा सियासत पे नवाज शरीफ की आ गए हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ सलमान भाई। देखें, एज पाकिस्तानीज जिस तरह बड़ी अच्छी बात की मेरे बड़े भाई हैं, और मैंने इनसे बड़ा कुछ सीखा है पीपल्स पार्टी के पिछले टेन्योर के अंदर, जो इन्होंने मिसालें असेंबली में दी हसन मुर्तज़ा साहब ने। आई एम जनरली ऑन अ पर्सनल लेवल फैन ऑफ हिज, बट देखें चीज़ें याद करें ज़रा। 2013 वाली गवर्नमेंट जब बनी, फिर 2014 में साजिशें किसने की, फिर शुजा पाशा साहब कौन थे, फिर उसके बाद ताहिरुल कादरी साहब कहाँ से आए, फिर उसके बाद लब्बैक के धरने किसने शुरू कराए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक पूरी डिटेल जजमेंट आई, फिर उसके बाद जावेद हाशमी साहब ने एक बड़ी पूरी डिटेल तकरीर की जिसमें उन्होंने पूरा आने वाले 3 जजेस के बारे में बताया। उन 3 जजेस ने किसे सिसिलियन माफिया लिखा। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट का जवाब तो दे देना सिकंदर भाई, फिर मैंने स्विच कर जाना है ना। सुन ले सलमान भी, मैं वहीं आ रहा हूँ। फिर आ गया 2018 का इलेक्शन जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट जिनके, आप भी अजहर सदीक साहब की तरह जवाब नहीं दे रहे। मैं जनरल फैज हमीद साहब का बता देना सर। मैं आ गया 18 से आगे जी प्लीज। मैं अब अगर जनरल फैज हमीद साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो फिर ये सवाल भी इनसे ही करना चाहिए कि वो किसने मास्टर प्लान बनाया। तो कैप्टन सफदर साहब भी लंदन प्लान की बात कर रहे हैं। चाहता था सिकंदर भाई, कैप्टन सफदर साहब भी लंदन प्लान की बात कर रहे हैं। सलमान भाई, देखें, मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर एक चीज एक पर्सनल लेवल पे बड़ा ओपनली कंडेम कर दूं। ठीक है, हमारे साथ ये ज्यादतियां बारहा हुई हैं, बिल्कुल हुई। मैं 2001, 1997, 2013 मैं आई वॉज ओनली 14 ईयर्स जब मुझे फूल नगर पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, बिकॉज वो मेरे वालिद और मेरे ताया को ढूंढने आए थे। रात को जान छुट गई, बट मैं ये नहीं चाहता कि ये किसी से हो। मैं इसे ओपनली कंडेम करता हूं कि ये चीजें करने से मैंने उल्टा पॉपुलर में उन फैसला साजों के पास भी गया हूं। मुझे बार कैब एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट इलेक्शन में नहीं किया, मैं उनके कैंडिडेट को हरा के आए, और मैं उन्हें ये सारे आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कहना चाहता हूं कि एज ए पाकिस्तानी 38 साल की उम्र में मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं।
जब तक हम इस ब्लेम गेम से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम सारे मिल बैठ के नहीं बात करेंगे, जब तक हम फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमिक्स के अंदर बैठ के एक ऐसा मुश्तरका लाए अमल नहीं बनाएंगे, जब तक हम एजुकेशन को डिवाइड करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम पर्सनल लेवल पे अपने सियासी एजेंडाज को असेंबली के अंदर लाना बंद नहीं करेंगे, तब तक इस मुल्क का आगे जाना जी मुश्किल बिल्कुल है। राना सिकंदर यार साहब, मैं आपकी बात को निहायत रिस्पेक्ट देता हूं और 200% आपके साथ एग्री हूं, लेकिन मैं हसन मुर्तज़ा साहब के पास जाने से पहले सिर्फ आपकी बात का मैं एक रिस्पॉन्ड करूं, क्योंकि मैं भी उतना ही दर्द रखता हूं। ये तब तक नहीं होगा जब तक 3 बार का बना हुआ वजीर आजम सामने नहीं आएगा। ये तब तक नहीं होगा जब पाकिस्तान की इतनी बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर सामने नहीं आएगा। ये पुरस्कार खामोशियां चाहे आसिफ अली जरदारी साहब की शक्ल में हो, चाहे नवाज शरीफ साहब की शक्ल में हो, जब वो सामने आया था, जब सामने आया था नवाज शरीफ 2001 में, 1997 में, जब नवाज शरीफ 2017 में, तो यही कहते थे मुझे क्यों निकाला। सर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है थे जिन्हें आज, और ये मैं हसन भाई को शामिल करता हूं। मैं इनके लिए बुरा नहीं चाहता, बट मैंने ये रिमाइंड कराना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की जेल से वीडियोस मंगा के यही इमरान खान अपने कमरों में देखता था, बस वो यही माजी को जोड़ देना सर। अभी चीनी और कीड़े ने नजर आए हैं या नहीं आए, तो इन्हें मार के मफाद अमल का सामना है। हमारा लीडर आज भी उसका जर्फ देखें, उसने कहा लगाओ एसी इमरान खान के कमरे में, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसने हमें बुला के, मैं पर्सनली बात हसन मुर्तज़ा साहब, मैंने चंद मिनट आपसे आगे देखना, पीछे ना देखना। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, एक तो बहस हमने खोल दी आपके सामने। हसन मुर्तज़ा साहब, अज़हर सदीक साहब का भी है बात, राना सिकंदर साहब का भी मौक़िफ़ आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मौके पर क्या अंडरस्टैंडिंग है? हम मुसलसल खिंचाव की तरफ चल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया और हुकूमत। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को इस मौके पर अपना किरदार अदा करना चाहिए और खुल के करना चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा जो है वो अपना किरदार अदा करती है और उसकी सजा भी भुगतती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाशें उठाई हैं, शहादतें कबूल की हैं, कोड़े खाए हैं, किले काटे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा जद्दोजहद की है। आज हम सारे लोग जो है जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पसंद लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, वो चाहे अजहर साहब हों, चाहे सिकंदर भाई हों, हम सारे लोग, हमारे लिए अलमिया ये है कि हम बैठ के एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में हम उन लोगों को मौका देते हैं, जिससे जमहूरियत कमजोर होती है और आमरीत जो है वो ताकतवर होती है। ये हमारी बदकिस्मती है और इसको हम अपना अलमिया कह सकते हैं। जरूरत तो इस चीज की है कि हम अयूब को बेनकाब करें। अयूब खान ने इस मुल्क के अंदर जो आमरीत की बुनियाद रखी, वो सबसे बड़ी बुराई की जड़ है। ठीक है, सबसे बड़ी बुराई ये भी है, माजी के डिक्टेटर्स के साथ भी जवाबदेह होना चाहिए, ना कि सिर्फ सियासतदानों को। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आप हमसे बात कर रहे थे। अज़हर सदीक साहब, राना सिकंदर हयात खान साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में हमने एक टॉपिक को नहीं छेड़ा, लेकिन बात अभी भी वही है कि लापता अफराद का मसला संगीन। हुकूमत ने 5 साल से ज़्यादा लापता अफराद के ख़ानदानों को फ़ीकस 50 लाख रुपये देने का ऐलान किया है, लेकिन मसले का हल ये नहीं। ये लोग एहतजाज 50 लाख के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने पायारों की बाजियाबी के लिए कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन है? इस पर हुकूमत को सीरियसली सोचना होगा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।